कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत पर सियासी बहरान का दौर जारी है। साबिक वजीर रोशन बेग पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह के इस्तीफे की खबर ने एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। विजयनगर से एमएलए आनंद सिंह का कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है। हालांकि बीजेपी मामला सुलझा लेने का दावा कर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सीएलपी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मौके पर साबिक सीएम सिद्धरमैया ने रियासती हुकूमत पर किसी तरह के खतरे को खारिज कर दिया। इस बीच उन्होंने बीजेपी की आला क़यादत पर खरीद फरोख्त का भी इल्जाम लगाया, जबकि बीजेपी का दावा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से कांग्रेस के कई अरकान नाराज हैं, जिसकी वजह से कुमारस्वामी हुकूमत कभी भी गिर सकती है। वस्त मुद्दत इंतखाबात के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि कोई भी अरकान नहीं चाहता कि दोबारा इलेक्शन हो, यहां तक कि बीजेपी अरकान असेंबली भी। ऐसे में कुमारस्वामी हुकूमत की मुद्दत पूरा करने का दावा किया जा रहा है। No information, correct information. Amit Shah himself is doing this. Prime Minister is also involved in this to pull down this government. And they are offering money, they are offering power. They wanted to form their own government here by taking Congress and JDS MLAs. And they have been trying since 1 year, not now. Since 1 year they have been trying. They did not succeed in this. Again they have started this. I don't think they will succeed. So are you in a panic situation after 2 MLAs have resigned? Is there a panic in Congress? No. They will all, even those 2 MLAs, they will not go to BJP. No emergency CLP meeting is called. There is no, not leaders. They came and met me. Today I got the information that Mr. Anand Singh has resigned from his MLA-ship and he submitted the resignation to the Speaker Secretary. It is my information, and I think this is going on dissent activities in JDS and Congress because of non-functioning of this government, non-functioning of ministers, chief minister, and statement and counter statement by the leaders of the Congress and JDS, and non-performing of the government. A lot of Congress and JDS MLAs, they have completely unhappy with this government, and it is a result that Mr. Anand Singh has resigned from Congress and even resigned from his membership of the Legislative Assembly. So it is a starting of the collapse of this government. At any time this government may collapse. We have to wait and see. तेलंगाना में फॉरेस्ट एहलकारों पर टीआरएस लीडरान की जानिब से हमलों का दौर जारी है। आसिफाबाद के बाद कोदगुडम एमएलए के बेटे ने दीवार तामीर को लेकर फॉरेस्ट एहलकारों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद ऑपोजिशन जमातें हमलावर हो गई हैं। हालांकि टीआरएस ने इसे एक छोटा सा मामला बताते हुए सियासत करने का इल्जाम लगाया। रियासती वजीर टीएस यादव ने कहा कि ऑपोजिशन के पास ना तो तादाद है ना ही कोई काम, इसीलिए वो हर मामले पर सियासत शुरू कर रहे हैं। इससे पहले रियासत के आसिफाबाद में फॉरेस्ट की जमीन को लेकर टीआरएस एमएलए के हामियों ने खातून फॉरेस्ट अफसर पर जानलेवा हमला किया था, जिस पर राज्यसभा में भी चर्चा हुई। मामले पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ऐसे वाकयात रोकने पर जोर देते हुए सख्त कदम उठाने की भी हिदायत दी। इसके बाद भी रियासत के फॉरेस्ट एहलकारों पर दूसरा हमला हो गया और उसमें भी टीआरएस एमएलए के बेटे के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आम इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद एआईएडीएमके की अहम मीटिंग हुई, जिसमें आला लीडरान के अलावा पार्टी अरकान असेंबली भी शामिल हुए। इस मौके पर रियासती वजीर डी जयकुमार ने डीएमके पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पार्लियामानी नताइज से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनके हक में लोग वोट करने वाले। ज़िमनी इंतखाब के नतीजों की याद दिलाते हुए कुमार ने डीएमके लीडरान को खुशफहमी का शिकार बताया। ஏடிஎம்கேல அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்தா எவர் ஹீரோ, அதாவது எவர் ஹீரோ. இப்போ ஒன் டே ஹீரோ, டுடே ஹீரோ, டுமாரோ ஜீரோ. ஏடிஎம்கேல அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்தா எவர் ஹீரோ, அதாவது எவர் ஹீரோ. இப்போ ஒன் டே ஹீரோ, டுடே ஹீரோ, டுமாரோ ஜீரோ.
और शानदार कारकर्दगी के बावजूद कांग्रेस में जारी सियासी घमासान का असर तमिलनाडु में भी नजर आने लगा। ना इत्तेफाकी को लेकर कांग्रेस लीडरान ने पी चिदम्बरम से मुलाकात कर अपनी बात रखी। कांग्रेस सदर पर एतमाद जताते हुए डीएमके सदर पर भी उन्होंने हमला बोला। इस मौके पर रियासती क़यादत पर तफरीक बरतने का इल्जाम भी लगाया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस का डीएमके समेत हम ख्याल जमातों से इत्तेहाद चल रहा है, जिसे लेकर कुछ कांग्रेस लीडर खुद को बेहतर नहीं पा रहे हैं। और हैदराबाद के मंजिल गिराकर सेक्रेटरीट बनाने के मंसूबे की मुखालफत जारी है। अदालत से कार्रवाई पर 8 जुलाई तक रोक के बीच अपोजिशन जमातों ने अवाम का पैसा बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है। केसीआर हुकूमत अवामी फलाह के लिए काम का वादा कर रियासत का करोड़ों रुपया बर्बाद कर रही है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत को कुछ बनाना है तो नई जगह भी तलाश कर सकते हैं। किसी तारीखी इमारत को मिसमार करके कुछ नया बनाना गलत है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटरीट की नई इमारत की संग बुनियाद भी गुज़िश्ता दिनों रखी है। अपने वज़रा की मौजूदगी में उन्होंने भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत की। हालांकि रियासती बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। उसका कहना है कि जहन शुबा से अवाम का करोड़ों रुपया बीजेपी बर्बाद नहीं होने देगी। प्रदेश की सरकार दूसरी बार बनने के बाद आम आदमी के पैसे से जो काम करने का तरीका था उसको उल्टा ने सीएम केसीआर ने उसको बढ़ावा दी। इस समय हमारे प्रदेश में जो सेक्रेटरीट है और असेंबली है, दोनों की जो तारीफ कई साल से है उसको गिरावट करके आम आदमी की जो टैक्स अमाउंट है, जो पैसे खर्च करने का तरीका है, वो खुद खाने के लिए, खुद खर्चा करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए जो है 1000 करोड़ का खर्च करने के लिए उन्होंने जो बनाया है, उसका हमने उसको पूरी तरीके से उसको 1000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट आ रहा असेंबली पे और सेक्रेटरीट पे, जिसकी अभी आवाम को कोई ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक का पैसा इस तरह से किस तरह इतना टू मच लगा दे रहे। क्या ये पैसा गरीब आवाम का मेहनत का पैसा, टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, रेवेन्यू का पैसा मनमानी करके 1000 करोड़ रुपए वहाँ लगा दे रहे। एरा मंजिल 150 रूम की वेटिंग है, उसको म्यूजियम लगाए तो गवर्नमेंट को और रेवेन्यू आ सकता। तो हम ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है, नहीं आपको आवाम बराबर पूछेगी। आप ये क्यों कर रहे हैं सीएम साहब, आप बताइए, इससे आपको पब्लिक का क्या बेनिफिट है। पब्लिक के लिए तो आप पूरा जगह जगह परेशान है। पब्लिक जो है ट्रैफिक का जो आप कर रहे हैं आज परेशान है, उनके पेरेंट्स परेशान है, लोगों को पनिशमेंट दे रहे हैं आप, सीधा सीधा जो है ना जुल्म की हुकूमत चला रहे हैं आप। तेलंगाना आवाम आपको बता देंगी। आपको बता दें कि हैदराबाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई, जिसमें जस्टिस सीके प्रसाद ने कुल 37 मामलों का जिक्र किया। इनमें से 8 मामले सहाफियों से जुड़े थे, जिसमें उनके हुकूक का पामाल करने का इल्जाम लगा था, जबकि 29 मामले बाहरी लोगों के थे, जिनमें अखबारात पर गलत कंटेंट की खबर शाये करने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद 4 अखबारात को नोटिस जारी किए गए। ये मीटिंग दक्कन रियासतों के मसलों को लेकर हुई, जिसका काफी दिनों से इंतजार चल रहा था। Out of those 37 cases, 8 cases were filed by the press people, aggrieved by some or the other action of the authorities, and 29 cases have been filed by other people making complaints about the contents of various newspapers. The inquiry committee has been able to take decision in 34 cases, and 3 cases have been adjourned. The inquiry committee has recommended for censure of the 4 newspapers or the magazines. मरकजी वक्फ कमेटी के 4 रुकनी वफ्द तेलंगाना के दौरे पर है, जहां वो वक्फ इमलाक को लेकर रियासती कमेटी से बातचीत की। इस दौरान वक्फ के खाली पड़े इमलाक को गरीब मुसलमानों के फलाह के इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तैयार की गई। मरकजी कमेटी के मुताबिक वो मुल्क भर का दौरा कर इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों के वक्फ इमलाक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, जिसे काम मिलाकर अवामी फलाह, तालीम, तिजारत जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करना ही उनका मकसद है। रियासती वक्फ कमेटी से मुलाकात के दौरान रियासत भर के वक्फ जमीनों की हो रही बंदर बाट का भी मामला उठाया गया। हम लोगों ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से एक विजिट किया तेलंगाना वक्फ बोर्ड में, जिससे
स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक हेल्दी माहौल मिले और आने वाले दिनों में जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है खाली पड़ी हुई है उसको किस तरह से हम लोग डेवलप करके कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचा सके। बस एक इसी सिलसिले में ये एक विज़िट था हमारा। और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जाकर वहाँ की समस्याओं को सुनकर किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकले स्टेट और सेंट्रल की तरफ से, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंक्रोचमेंट है ये बहुत सीरियस इशू है हमारे लिए और आने वाले दिनों में सारी चीज़ों को हम लोग इंक्रोचमेंट हटा के कम्युनिटी के लिए जो भी बेहतर हो पाएगा उसके बेहतरी के लिए हम लोग करेंगे।